गवर्नमेंट को बहुत सारी धमकियां मिली कि अगर आपने ये बिल पास कर दिया तो हम पूरे देश को शाहीन बाग बना डालेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन सारी धमकियों को लात मारते हुए आखिरकार ये बिल पास कर ही दिया। हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की। हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा था कि अगर आपने ये बिल पास कर दिया तो माइनॉरिटीज इस बिल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, कभी सपोर्ट नहीं करने वाली, वहीं दूसरी तरफ हमने इस बिल के पास होने के बाद देश के अंदर कुछ इस तरीके का माहौल देखा। खीर बांटी जा बेसिकली ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अगर ये राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो जितनी भी टॉक्सिक पावर्स हैं वक्फ बोर्ड की वो सारी मिटा दी जाएंगी। एंड जिस तरह से ये बोर्ड आर्बिट्रली अपनी पावर्स को आज तक इस्तेमाल करती हुई आई है वो भी खत्म हो जाएगी। अब अगर हम पावर्स की बात करेंगे किस तरीके की पावर से यूज करती आई है तो आप सबको आई थिंक ये पता होगा कि ये लोग किसी भी जमीन को ये बोल देते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारे अंडर में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो इन लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज तक को नहीं छोड़ा, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक को क्लेम करते हैं। ये अंबानी की जो घर इंटीरियर है उसे भी ये लोग क्लेम करते हैं कि वो भी इनके अंडर में आना चाहिए। यहाँ तक कि इन लोगों ने जो कुंभ मेले की जमीन है उस तक को भी क्लेम किया हुआ है। तो इस बिल के बाद से सब बकवास खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस बिल का आना जरूरी था, वक्फ बोर्ड है क्या और इस वक्फ बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम थी क्या। सो हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में सारी चीजें कि इस पे प्रॉब्लम्स क्या थी और ये बिल आने के बाद से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो जाएंगी। तो देखो, धर्म के नाम पर वक्फ बोर्ड की ये जो दादागिरी चल रही थी इतने सालों से, उसको खत्म करने की सबसे पहले शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2024 में, जब यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था। बिल की मेजर डिटेल्स थी कि वक्फ एक्ट 1923 को रिवोक किया जाएगा और वक्फ एक्ट 1995 को स्ट्रक्चर को उसके अल्टर किया जाएगा और उसमें 44 टोटल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें आप देखिए कि वक्फ एक्ट 1995 के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, वो ये है कि उसने वक्फ बोर्ड को काफी सारी पावर्स दे रखी थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक लेवल की अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। तो इन पावर्स को रिड्यूस करने के लिए और वक्फ एक्ट की एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को प्रपोज किया गया है। तो आइए इस बिल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बिल के नाम से। तो इस बिल का जो नाम है वो रखा गया उम्मीद बिल, मतलब यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये बिल बेसिकली वक्फ एक्ट 1955 को अमेंड करने वाला है और वक्फ प्रॉपर्टीज की गवर्नेंस और मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने वाला है। इस बिल का क्लॉज 3C सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो इस बिल के पास होने के पहले या बाद में वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई हो उसे अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं कि इस बिल से क्या बड़े चेंजेस और आ रहे हैं। तो देखो, पहले आया है वक्फ बोर्ड के गवर्नेंस और कंपोजिशन में चेंज, यानी नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इंक्लूजन। नए बिल में ये प्रपोज किया गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। जिस तरह हमने देखा है कि साउथर्न जो स्टेट्स हैं, हमारे जितने भी साउथर्न स्टेट्स हैं, उनकी जो मंदिरों के बोर्ड हैं उनमें मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाता है अक्सर, और हर स्टेट वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना मैंडेटरी बनाया गया है इस बिल में। और अगर हम आगे बात करें तो देखो, रिप्रेजेंटेशंस की अगर हम बात करें, यानी जहां पहले सिर्फ सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड अलाउड थे, वक्फ बोर्ड के अंदर अलाउड थे, वहीं पर अब बोहरा और आगा खानी कम्युनिटीज के लिए भी वक्फ बोर्ड अलाउड है ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। अब देखो, प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन के मामले में क्या चेंजेस आए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है इस बिल के अंदर जो सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, इस मामले में है कि वक्फ बोर्ड बाय यूजर वाले क्लॉज को इस बिल में अब हटा दिया गया है। ठीक है, इस बिल के थ्रू हटा दिया गया है। अब देखिए, इससे प्रॉब्लम ये थी कि पहले अगर कोई भी जगह कोई मुस्लिम कहता कि भाई हम इसको एक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हुए आ रहे हैं इतने समय से, तो उसको आर्बिट्रली वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती थी। ठीक है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इतने सालों से गांव के गांव वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किए जा रहे हैं, मंदिरों के प्रेमिसेस को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है, कुंभ मेले के एरिया को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है। अब थैंकफुली इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। 1995 वाले एक्ट में भी क्लियर नहीं था कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन पर क्लेम कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। 2024 अमेंडमेंट में ये लूप होल भी बंद कर दिया गया है ताकि सरकारी जमीन को ना हड़पा जाए, और अगर कोई वक्फ क्लेम करता भी है कि सरकारी जमीन उनकी है
तो इसका भी फैसला कलेक्टर अल्टीमेटली करेगा। और अगर प्रूव होता है कि ये लैंड सरकारी है तो उसे वक्फ एसेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। एलिजिबिलिटी फॉर वक्फ डेडिकेशन भी देखिए कि सिर्फ 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लोग ही प्रॉपर्टी वक्फ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। ये रूल प्री 2013 रेगुलेशन का रिवाइवल है। वुमेन इनहेरिटेंस की भी प्रोटेक्शन की जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी जब वक्फ बनाई जाएगी तो उससे पहले महिलाओं और बच्चों को उनका इनहेरिटेंस मिलना जरूरी होगा। महिलाओं और बच्चों के इनहेरिटेंस राइट्स का पहले ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी वक्फ की तरफ जा सकती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिफॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा जो रिफॉर्म आया है वो ये है कि सेक्शन 40 का रिमूवल कर दिया गया है। ये थी बहुत बड़े फसाद की जड़, क्योंकि पहले सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड के पास ये पावर थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्लान डिक्लेयर कर सकता था, और अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है, विच मीन्स कि वक्फ बोर्ड का यूनिलैटरल पावर जो है जमीन हड़पने का वो खत्म कर दिया गया है। बेसिकली हुआ क्या था कि 1995 में जो बाबरी मस्जिद टूटी थी, इस समय के आसपास जो मुस्लिम कम्युनिटी से बार्गेनिंग करने के लिए कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त पे, उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल दिया था और वक्फ बोर्ड को बेसिकली जमीन हड़पने के अनलिमिटेड राइट्स दे दिए गए थे, जहां सेक्शन 40 ऐड कर दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग था कि वक्फ कैन यूनिलैटरल डिसाइड कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। एंड अभी ये इंक्वायरी कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से तो की नहीं जाती थी, ये इंटरनल तरीके से होती थी, जिसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये जो जमीन है ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इसको हड़प लिया जा सकता है। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया गया, और वो सारी संपत्ति जिसमें हमारे हिंदू भाई ये सोच रहे थे कि कभी इसके हम मालिक बनेंगे, वो सारी संपत्ति राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे डाली। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में 3.5 लाख से ज्यादा वक्फ स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट 9 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और 16,000 से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इन सब के कारण इंडिया आर्मी और इंडियन रेलवेज के पास भी वक्फ बोर्ड जितनी प्रॉपर्टी नहीं है। हाल में तमिलनाडु के वेपुर में रहने वाले कुछ हिंदू फार्मर्स की 57 एकड़ जमीन को रातों रात वक्फ बोर्ड ने हथिया। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 77% जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक वक्फ ने क्लेम कर रखा है। इन्होंने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक को भी नहीं छोड़ा, उसे भी अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं ये लोग। इन्होंने आरएसएस द्वारा ओन लैंड तक को नहीं छोड़ा है। भोपाल में राजदेव जनसेवा न्यास की 37,000 स्क्वायर फीट की जमीन वक्फ बोर्ड ने ग्रेवयार्ड बताकर रातों रात हड़पने की कोशिश की। ये तो अंबानी के इंटीरियर घर को भी अपनी प्रॉपर्टी बता चुके हैं, और इससे ज्यादा आप क्या लेंगे, किसी के घर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, तमिलनाडु में पूरे के पूरे गांव का वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। इनके पूरे के पूरे गांव को ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुके हैं। हरियाणा के गुरुद्वारा की जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुके हैं और हड़प चुके हैं। सूरत के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स को क्लेम कर चुके हैं। शिव शक्ति सोसाइटी की पूरी जमीन को क्लेम कर चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि जैसे स्पिरिचुअल सेंटर्स को भी क्लेम करने की कोशिश की है। इस बकवास से जमीन हड़पने के स्कैम से जुडिशरी भी परेशान हो चुकी है। थैंकफुली अब अगर जमीन हड़पनी है तो कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे वाला स्कैम अब नहीं चलेगा। सर्वे प्रोसेस में भी बदलाव आए हैं क्योंकि इस बिल के आने के बाद से। इस बिल की वजह से वक्फ लैंड का सर्वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। स्टेट के रेवेन्यू लॉस के हिसाब से पहले ही कम सर्वे कमिश्नर्स करते थे, अब उनकी जगह कलेक्टर्स करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की भी चेंजेस आए हैं। वक्फ बोर्ड को मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा पैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज में लगाए जा सकते हैं। ऑडिट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ऑडिट रिक्वायरमेंट भी चेंज की गई है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा है उनका सरकार द्वारा ऑडिट भी किया जाएगा ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लीगल अपील्स और ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर्स में भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन सिर्फ रेयर और स्पेशल प्रोविजंस के अंडर हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते थे, बट अब कोई भी इंसान 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में स्पेशल अपील कर सकता है। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में जितनी इस बोर्ड को पावर दी गई है उतनी जो एक्चुअल में मुस्लिम कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज तक में इन बोर्ड्स को उतनी पावर नहीं दी गई है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज ये जो वक्फ बोर्ड है दे कम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है विद अनलिमिटेड पावर्स। यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि वक्फ बोर्ड एक
तरीके की स्कीम है सरकारी प्रॉपर्टी हड़पने की। यार देखो, इन चीजों से ना मुस्लिमों का भी कोई भला नहीं हो रहा है। अब ये बात तो समझ समझ के कौन इस बात को समझता है और कौन नहीं समझता है। देखो, ये बिल लोकसभा में तो पास हो चुका है, ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अब आपके क्या ख्याल है इस बिल को लेके कि इस बिल को कुछ चेंज करना चाहिए, इसमें कुछ और चेंजेस लाने चाहिए, अमेंड करना चाहिए, या फिर ये बिल बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा है ये बिल अगर राज्यसभा में भी पास हो जाए? आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या ओपिनियन है इस बिल को लेके आपका? प्लीज आप ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।